नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज हम रोहिंग्या पर चर्चा करेंगे कि रोहिंग्या पर लगातार सियासत गर्माती जा रही है। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने हैं और रोहिंग्या को लेकर के कहीं न कहीं बातचीत चल रही है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बदस्तूर जारी है। रोहिंग्या के समर्थक में आए उमर अब्दुल्ला सरकार के मंत्री जावेद राणा कहा, नहीं काटे जाएंगे पानी के कनेक्शन, और साथ साथ रोहिंग्या के लिए जलापूर्ति बहाल करने का आदेश जारी कर दिया है। भाजपा ने सत्ता पक्ष को दिया है। तो शुरुआत में कहा कि लगातार सियासत हो रही है। रोहिंग्या के समर्थन में उमर अब्दुल्ला सरकार के मंत्री जावेद राणा आए हैं। उन्होंने कहा है कि कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे, और दूसरी ओर भाजपा लगातार इसका विरोध कर रही है। देखिए, मानवता का मुद्दा है, हम सब जानते हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर इनको रखा गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आपके देश की एकता और अखंडता पर सवाल उठता है, और जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट में रोहिंग्या के आतंकियों के साथ जब संबंध या उनके साथ संलिप्तता पाई जाती है, तो स्वाभाविक सी बात है, मुद्दा तो उठेगा। सरकार ने फैसला लिया कि इनकी जलापूर्ति या बिजली पावर सप्लाई वो कम की जाए, लेकिन साथ साथ में इसके समर्थन में अब्दुल्ला सरकार के एक बड़े मंत्री सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि कहीं न कहीं इनकी जलापूर्ति बहाल की जाएगी। तो ये मुद्दा लगातार गरमाता जा रहा है। रविंद्र शर्मा हो या फिर रविंद्र रैना हो, लगातार इस पर विरोध कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि रविंद्र रैना जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका क्या कहना है इन रोहिंग्या के इशू पर। आइए देखते हैं। देखिए, जो रोहिंग्या लोग हैं वो म्यांमार से आए हैं। जब वहाँ के हालात खराब हो गए और उनको वहाँ से निकलना पड़ा, तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में और भारत में भी वो आए, और जम्मू कश्मीर के अंदर उनको यहाँ उस वक्त की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने यहाँ बसाया। लेकिन चूंकि अब म्यांमार के हालात ठीक हो गए हैं, इज्जत के साथ सभी शरणार्थियों को, रेफ्यूजीज को अपने गांव, अपने घर वहाँ जो है वो भेजने की व्यवस्था होनी चाहिए। हम इंसानियत के दायरे में बात करते हैं, हमें किसी से कोई नफरत या किसी से कोई इस प्रकार की भेदभाव नहीं है। परंतु जम्मू कश्मीर एक बड़ा सेंसिटिव स्टेट है। यहाँ पहले से ही दहशत गर्दाना माहौल, आतंकवाद, अलगाववाद ने यहाँ तबाही मचाई और बेगुनाह लोगों के कत्ल हुए। और आज हम देख रहे हैं कि जिन बस्तियों में रोहिंग्या लोग रहते हैं, उनके आस पड़ोस चोरी, डकैती, गुंडागर्दी, जराइम बढ़ रहा है, क्योंकि इनकी गुर्बत का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की दृष्टि से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनकी गुर्बत का गलत इस्तेमाल करके देश दुश्मन ताकतें इनका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करती भी हैं। तो हंजमा आर्मी कैंप के ऊपर एक अटैक में ऐसा मामला सामने आया था छानबीन के बाद। यहाँ कुछ रोहिंग्या लोगों की इन्वॉल्वमेंट पाई गई थी और इनकी गुर्बत का नाजायज फायदा उठाने की देश दुश्मन ताकतें कोशिश करती हैं। इस पर इनके डेपुटेशन या इनके वापस अपने मुल्क में जाने को लेकर किसी प्रकार की कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। अपने मुल्क में जाएंगे, आराम से रहेंगे, इज्जत के साथ रहें। देखिए, जो रोहिंग्या लोग हैं वो रविंद्र रैना के बयान में स्टेटमेंट में विरोधाभास है। विरोधाभास यह है कि सरकार आपकी है, यानी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार है, और आप अगर इन रोहिंग्या को वापस नहीं पहुंचा सकते और आप ये एलिगेशन लगाते हैं कि ये रोहिंग्या को बचाने वाले कांग्रेस में हैं, तो मुझे लगता है कि ये वाकई में विरोधाभास है। लेकिन कांग्रेस का निरंतर ये आरोप है कि दिल्ली में सत्तासीन सरकार को ही अब ऐसा कदम उठाना चाहिए, और मानवता के आधार पर हम किसी की बिजली पानी नहीं काट सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन भी है। आइए देखते हैं चीफ स्पोक्स पर्सन कांग्रेस की रविंद्र शर्मा, जो एडवोकेट भी हैं, साथी भी हैं, उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है। जनता पार्टी केंद्र में 11 साल से बैठी है, और रोहिंग्यों का मसला हर बार जब चुनाव आते हैं या संवेदनशील मुद्दे को उठा करके लोगों की भावनाओं के साथ टच करती है। कई बार कहा गया कि ये सिक्योरिटी थ्रेट है, तो फिर क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार इनको किसी
जम्मू कश्मीर से बाहर कहीं सुरक्षित जगह पे शिफ्ट कर देते। ये बात तो है, किसी ने रोका नहीं। और मुझे नहीं लगता कि इस देश में किसी को बिजली पानी बंद करने का अधिकार है। और या कोई भी, क्योंकि ह्यूमन राइट वायलेशन भी हैं। आप किसी को भूखा पैसा नहीं मार सकते, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के भी इस तरह निर्देश हैं। लेकिन उससे मसले का हल तो नहीं होना। वो तो सरकार का काम है किसका पानी दे, किसका बंद करे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि केंद्र पर बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस पर राजनीति क्यों करती है? क्यों नहीं ऐसे ठोस कदम उठाती कि इस मसले का हल कर दे, ताकि वो कहीं दूसरे राज्य में इनको बिठाया जा सके। ये तो इंटरनेशनल ट्रीटी के साथ इन लोगों को यहाँ पे भेजा गया है, यूएन कमीशन के तहत। इसलिए बीजेपी को सिर्फ राजनीति करने से बेहतर होगा कि इस मसले का हल करें और कहीं इनको सुरक्षित जगह पे जम्मू से बाहर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर वेल देखा आपने, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। मैंने शुरुआती दौर में ही कहा था कि मानवता का मुद्दा है, लेकिन देश की एकता और अखंडता के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। रविंदर रैना ने कहा था कि सुंजमा कैंप में जब हमला हुआ था तो रोहिंग्या की इन्वॉल्वमेंट उसमें पाई गई थी। स्वाभाविक सी बात है, देश की एकता और अखंडता के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। लेकिन मानवता भी एक म्यार है, मानवता के आधार पर ही उनकी बिजली पानी भी नहीं काटी जा सकती। लेकिन मुद्दा है, दोनों ही सियासी जमातों को, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, दोनों ही सियासी जमातों को इस वक्त रोहिंग्या एक बड़ा मुद्दा लगता है। और इसको लेकर के वक्तन अलग अलग स्टेटमेंट्स भी आई हैं। लेकिन चिंता का विषय है कि देश की एकता और अखंडता को लेकर के, और खास तौर पर जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील, जहां पर आतंकवाद 1989 से लगातार चलता आ रहा हो, तो उसमें इस तरह की सियासत जावेद राणा ने कहा है सरकार प्रत्येक नागरिक को जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। हम मानवता के आधार पर रोहिंग्या के लिए तब तक पानी की सप्लाई सुनिश्चित करेंगे जब तक उनको चाहिए होगी। ये जावेद राणा ने बेसिकली कहीं ना कहीं जो सरकार का आदेश था, जो एलजी का आदेश था या प्रशासन का आदेश था कि इनकी बिजली पानी काटी जाए और उनको बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन किससे दिए हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि कार्रवाई उन्हें उन पर होनी चाहिए जो आश्रय देते हैं, जो संरक्षण देते हैं ऐसे लोगों को, रोहिंग्या को। क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूँ, रोहिंग्या सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। बहुत सारे मुद्दों में, आतंकी वारदातों में रोहिंग्या की शमूलियत पाई गई है। इसके चलते मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो भी है, एडवोकेट अंकुर और रोहिंग्या को लेकर के संगठनों ने भी विरोध शुरू कर दिया है। मौजूदा समय में भाजपा नेता और पहले एकजुट जम्मू संगठन के संस्थापक अधिवक्ता अंकुर शर्मा ने इसे जम्मू की डेमोग्राफी बदलने की साजिश बताया था। उन्होंने कहा था कि हमने तो 4 वर्ष पहले ही ये कहा था कि ये दिक्कत का सबब बन सकते हैं रोहिंग्या। जैसे मैं कह रहा हूँ कि सुरक्षा, आप देखिए, कानून व्यवस्था के साथ साथ अगर क्राइम की बात करें तो क्राइम भी उन एरिया में ज्यादा होता है जहां पर रोहिंग्या की तादाद है, ज्यादा तादाद है। और मुझे समझ नहीं आता कौन लोग इसको डिफेंड करना चाहते हैं और उनके पीछे उनकी मंशा क्या है। ये चीजें समझ से बाहर हैं और बड़े बड़े नेता इस बात की वकालत कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि ने कहा कि हमने पूछा जा रहा है, उनसे पूछे कि उन्होंने रोहिंग्या लाकर बचाए थे। ये बात रविंद्र रैना ने भी कही है कि बचाए तो कांग्रेस के कार्यकाल में थे, लेकिन कांग्रेस ये लगातार कह रही है कि अब पिछले 2014 से लेकर के लगातार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार है। अब वक्त आ चुका है कि उनको चाहिए कि वो अपने तरीके से इन रोहिंग्या की वापसी करें, डिपोर्ट करें इनको। लेकिन सियासत जरूर तेज हो गई है। सर शर्मा ने भी कहा है कि जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से ऐसे बसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश में बड़ी संख्या में अवैध रोहिंग्या बसे हुए हैं जो सुरक्षा के लिए चुनौती बने हुए। प्रशासन को ऐसे लोगों के खिलाफ अपनी कार्रवाई को तेज करना चाहिए। यानी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी चाहते हैं कार्रवाई होनी चाहिए और दिल्ली में अंततः इनकी सरकार भी है, उसके बावजूद भी इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं तो विरोधाभास जो है बिल्कुल
पनप कर सामने आता है कि ये किसको क्या दिखा रहे हैं। यानी हाथी के दांत खाने को और दिखाने को और नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं अब हम चर्चा शुरू करेंगे। जगदीप सिंह प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरजीत सिंह जोहल भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, वो भी हमारे। मनीष साहनी उद्धव ठाकरे गुट के हैं नेता। निसार गट्टू, एडवोकेट निसार गट्टू, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से। आप सबका स्वागत है। मनीष जी आपका भी स्वागत है। सरजीत जी आपका भी स्वागत है। गट्टू साहब आपका भी और जगदीप का भी। सवाल यह है कि जगदीप, कहा बीजेपी ये आरोप लगाती है कि रोहिंग्या को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, कांग्रेस ने बसाया था। जी जगदीप जी। जगदीप जी आपकी आवाज नहीं अब आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुन पा रहे हैं? जी यस। आपका शुक्रिया। आपने अभी रविंदर रैना साहब का स्टेटमेंट दिखाया। जी आपके चैनल की बजाय अगर वो कहीं पोगो या कार्टून नेटवर्क पर नजर आते तो ज्यादा अच्छा लगता। अब जरा मैं बताऊं कि वो कहना क्या चाहते हैं। पहले तो वो म्यांमार है, ममार नहीं है शब्द जो पहले देश का नाम ले रहे हैं। दूसरा, म्यांमार में रखाइन प्रांत में 1970 में जब ये शुरुआत होती है दुनिया के सबसे बड़े नरसंहार, तो 2016 और 17 ऐसा टेन्यूर बनता है जब म्यांमार के तमाम रोहिंग्या मुसलमानों का बहुत बड़े लेवल पर माइग्रेशन होता है। अब मुझे समझ नहीं आती, अभी रविंद्र शर्मा जी जो हमारी पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा और बिल्कुल सही कहा। आप छोड़ दीजिए रविंद्र रैना को, आप छोड़ दीजिए सब शर्मा को, आप मुझे बताइए देश का गृह मंत्री झारखंड में जाकर क्या कहता है, गुस्ताखियों का डर दिखाता है। यद्यपि सेंट्रल गवर्नमेंट आपके पास है, मरकज में हुकूमत आपकी है, आप होम मिनिस्टर हैं। अब आ जाते हैं रोहिंग्या की समस्या पर। मैं विनोद जी बड़े साफ शब्दों में आपको एक चीज बता दूं। I belong to the party which strongly believes in philanthropy, and this is what the mankind is. And we belong to a community, the tradition and the culture which says Vasudev Kutumbakam. कहीं पर कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि आप इनको बता दीजिए, कहीं हमने ये नहीं कहा कि इनको आप इनके कोई दस्तावेज बनाकर दे दीजिए, और अगर किसी ने बनाए हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। जहां पर सत्ता में आप हो। जगदीप जी, जो पुरानी 10th कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी, वहां के पूर्व विधायक पर संगीन आरोप लगते हैं कि उन्होंने उनके राशन कार्ड भी बनवाए, वोटर कार्ड भी बनाए, अपने वोट बैंक को मजबूत करने। मैं समझ गया जी। जो आप इंगित कर रहे हैं मैं नाम लेकर बोलता हूँ। रमन भल्ला जी पर यह आरोप लगता है। जी। इतनी विडंबना है। 2017 में ये माइग्रेशन शुरू होता है, तब से रमन भल्ला जी मंत्री। 2014 से पहले आप अपनी जिम्मेदारियां किसी दूसरे पर थोप देंगे, जो आपकी आदत है झूठा इल्जाम लगाकर। मैं ये पूछ रहा हूं कि जो आप निकाल कर देख लीजिए वर्ल्ड रिकॉर्ड में कहीं भी जाकर कि रोहिंग्या का माइग्रेशन कब शुरू हुआ, 2017-18 में। मैं 3 पॉइंट रख के अपनी बात खत्म कर दूंगा। पहला, कभी किसी ने ये नहीं कहा है, खास तौर से कांग्रेस ने, कि इनको यहां पर बसाया जाए, लेकिन मानवता के लिहाज से कम एक टेम्परेरी शेल्टर और बिजली पानी की व्यवस्था अगर आप काटते हो तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 137 और 121 क्या कहता है विशेष का, वो आपको बताता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये होगी, इसमें भी कोई शक नहीं है कि रोहिंग्या बड़ा सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि जब गुर्बत सर चढ़कर बोलती है तो जराइम की दुनिया में प्रवेश बड़ा आसान हो जाता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि रोहिंग्या की इन्वॉल्वमेंट आगे जाकर किसी मिलिटेंसी एक्टिविटी में मिले, जहां पर हजार रुपए में महिलाओं का सौदा हो जाता है, उनको बेच दिया जाता है। आपको उनको भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। और सिंपल सी बात है, जो रविंदर रैना ने कहा कि म्यांमार में हालात ठीक हो गए, वो किस दुनिया में रहते, कहां से ये सुनकर आए। अभी स्थिति ये है कि रोहिंग्या की देश वापसी का प्रयास होना चाहिए। अगर किसी ने दस्तावेज बनाए हैं तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने बनवाए उनके खिलाफ भी होनी चाहिए, और जो उन्होंने संरक्षण दिया है उनके खिलाफ भी होनी चाहिए। सरजी जी, क्या लगता है आपको, जो सपोर्ट करते हैं रोहिंग्या को मानवता की आधार पर, यानी ह्यूमैनिटी को शील्ड बना करके जो समर्थन करते हैं रोहिंग्या से, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले तो
बात है कि हमने इस मसले में पढ़ना चाहते थे, उनके कनेक्शन काटे जाएं उनको यहाँ से, लेकिन अगर वहाँ हालात ठीक हो गए हैं तो फिर उनको शिफ्ट करने की यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट आज एक इंकरेज कर रही है, उनको जो स्टेटमेंट ऐसी ऐसी दे रही है। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये रोहिंग्या 2005 से ही यहाँ पर बड़ी तादाद में सक्रिय थे और जिन मंत्री का नाम लिया है, और क्योंकि यहाँ की जो डेमोक्रेसी है ये खराब करना चाहते हैं, और जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को आपको इतने सबूत मिल जाएंगे कि जब वो रेवेन्यू मिनिस्टर थे यहाँ लोगों के राशन कार्ड तक बने, उनको सब कुछ दिया गया, क्योंकि एक वोट बैंक की राजनीति है और गुर्बत जो है ये क्राइम की तरफ बढ़ती है। आज पाकिस्तान की भी नजर उन रोहिंग्यों पर है, जैसे पिछले दिनों बड़ी जगह पर ऐसा हुआ कि इन लोगों को खास करके ड्रग के मसले में तो इजिली इनको यूज किया जा सकता है, क्योंकि गुर्बत है तो गुर्बत में इजिली इनको यूज किया जा सकता है। तो ये बड़ा संगीन मसला है और इसको वोट बैंक की राजनीति के साथ जोड़ के यहाँ की जो सत्ताधारी सरकार है या कांग्रेस है ये शायद ऐसा सोचते हैं, लेकिन हमें इस देश की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए उन चीजों से ऊपर उठ के सोचना चाहिए कि भाई आज यहाँ पहले हमारे अध्यक्ष जी ने बोला कि यहाँ पर जो मसला हुआ था, यहाँ पर जो पिछले दिनों मिलिटेंट अटैक हुआ उसमें रोहिंग्या पाए गए और सबसे ज्यादा ड्रग में ये लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि गुर्बत है, गुर्बत सब कुछ करवाती है। और यहाँ जो हमारी एंटी नेशनल ताकतें हैं, ISI है पाकिस्तान की, इन लोगों के ऊपर नजर है और इनको अगर संरक्षण दिया है, इनको इनकी पीठ थपथपाते हैं तो वो यहाँ की जो पहले के लोग थे, यहाँ के विधायक थे, यहाँ की कांग्रेस पार्टी है, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये इन सबकी देन है और ये एकदम से सामने आ जाते हैं उनकी सपोर्ट में। देखो हमारा ये कहना नहीं है, हमें ये है कि अगर वहाँ हालात ठीक हुए हैं तो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को भी बोलना चाहिए कि अब ये रोहिंग्या जो है वापस जाएं, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है, ये लोग बिल्कुल सामने आ जाते हैं और इनको देश की सिक्योरिटी बहुत छोटी और बड़ी बोलने लगती है। चलिए मनीष जी, क्या आपको लगता है कि देश की सुरक्षा से किसी तरह का कोई समझौता किया जा सकता है? क्योंकि जब जी एक अति संवेदनशील इलाका है और ये जो रोहिंग्या बांग्लादेशी यहाँ आकर बसे हुए हैं, ये पिछले 15 सालों से जो है इसी तरह का माहौल चलता आ रहा है। लगातार जो है सुरक्षा एजेंसियां भी रिपोर्ट दे रही हैं कि रोहिंग्या जो है अपराध का दूसरा चेहरा बनते जा रहे हैं। यहाँ आतंकवादी घटनाएं होती हैं उसमें रोहिंग्या के नाम आते हैं। यहाँ पर यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर जो एक शांतिप्रिय इलाका हुआ करता था, महिलाओं के बारे में महिला तस्करी के अंदर भी जो है रोहिंग्या के नाम आए हैं। उसके बावजूद ना तो पिछले 15 सालों से पूर्व की किसी सरकार ने जो है जम्मू कश्मीर से इनको बाहर खदेड़ने की कोशिश की है और ना ही बीजेपी ने। अभी आप बीजेपी का भी दोहरा चरित्र देख रहे थे, इनके तमाम नेतागण जो आकर बड़े बड़े बयान दे रहे थे, मगर ये भूल गए कि रोहिंग्या को बाहर निकालने का काम केंद्रीय गृह मंत्रालय का है। गृह मंत्रालय इसके ऊपर क्यों नहीं कोई सख्त कार्रवाई करता, क्यों नहीं कोई जो है किस तरीके का एक सख्त कानून बनाया जाता। दूसरी तरफ बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उनको सड़कों पर दौड़ा कर जो है पीटा जा रहा है, बांग्लादेश से बाहर निकालने की हर संभव प्रयास किया जा रहा है, हमारे धार्मिक स्थलों पर जो है हमले किए जा रहे हैं और यहाँ हम रोहिंग्या से जो है उनको पानी और बिजली का कनेक्शन जो है मुहैया करवा रहे हैं। बिल्कुल हम इसका विरोध करते हैं। रोहिंग्या को तत्काल प्रभाव के अंदर अगर जम्मू कश्मीर का माहौल खराब हुआ है तो उसमें बहुत बड़ा कारण रोहिंग्या का भी है। रोहिंग्या भी जो है हर तरह के अपराध के अंदर, चोरी की घटनाएं हो, आपराधिक मामले हो, मानव तस्करी का मामला हो, इन तमाम चीजों में जो है जम्मू कश्मीर पुलिस भी खुलासा कर चुकी है कि सब में जो है वो रोहिंग्या शामिल है। तो रोहिंग्या को तो तत्काल प्रभाव से न केवल जम्मू कश्मीर की सीमा से बल्कि देश की सीमा से जो है इनको बाहर देना जाना चाहिए। निसार भाई, आपसे जानना चाहेंगे। निसार भाई, शुरुआत तो आपने की है, पता नहीं आपकी और एलजी के बीच में टकराव था, बीच में आप रोहिंग्या का मुद्दा लेकर के आ गए। जावेद रानो को क्या जरूरत थी स्टेटमेंट देने की? अब आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला देंगे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड बताएंगे। जी अल्दो की हिंदुस्तान रेफ्यूजी कन्वेंशन का कोई सिग्नेटरी नहीं है, ना ही उसके प्रोटोकॉल का 1959 में।
लेकिन हिंदुस्तान की सभ्यता जो आज तक बोलती है कि हिंदुस्तान में रेफ्यूजीज का ये नया आना नहीं है। अगर आप पीछे हिस्ट्री देखेंगे तो 1959 में तिब्बतन रेफ्यूजी यहाँ पे बैठे हुए हैं। उसके बाद अफगानिस्तान 1971 का हुआ, अफगानिस्तान के रेफ्यूजी यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर 1980s का देखेंगे तो तमिल आपके सारे देखे जाएंगे। चलो वो हिंदुस्तान की एक हमारा अपना कल्चर है कि यहाँ पे जो कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता जी ने बोला कि हम ऐसा देश है यहाँ पे हम सबको एडजस्ट करते हैं, सबको अपने साथ रखते हैं। लेकिन जहाँ तक हिंदुस्तान की सिक्योरिटी का सवाल है, जम्मू कश्मीर चूंकि सेंसिटिव स्टेट है, तो इसके इवज में जो कहने की बात है कि यहाँ पे ये चीजें देखी गई है, लास्ट टाइम भी देखी गई है, और इवन फारूक साहब ने भी बयान में बोला कि ये जो रेफ्यूजीज का डोमेन है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला म्यांमार का जो इशू हुआ 2017 से हुआ, जबकि आप देखेंगे कि बीजेपी या बाकी पार्टी जो बोलती है कि भाई ये उससे पहले ही राशन कार्ड बन रहे थे, तो ये गलत है। डाटा के हिसाब से माना जाए तो ये गलत है। म्यांमार का 2017 में ये पलायन शुरू हुआ और सिर्फ अभी तक 40 से 50 हजार लोग माने जाते हैं कि हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पे है, जिसमें हैदराबाद है, जिसमें हरियाणा का नूह डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें आपका दिल्ली के पेरिफेरल्स है, हर जगह ये कहीं ना कहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये मामला अभी सामने है। तो जहां तक ह्यूमैनिटेरियन एड का सवाल है, तो ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई कहीं पे जब तक, और खास करके इवन दो कि मैंने आपसे बोला कि हम ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है हिंदुस्तान, उसके बावजूद भी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स जो रेफ्यूजी हाई कमीशन है हिंदुस्तान में, उन्होंने कुछ लोगों को यहाँ पे आई कार्ड भी इशू किया है। लेकिन चूंकि ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हम ये बोलेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमेन है, ये तो उन्होंने लाके बसाए हुए हैं यहाँ पे। अगर हम आपने बोला कि फारूक साहब ने या जावेद राणा साहब ने ऐसा स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत थी, तो ये ऑलरेडी ये चीजें यहाँ पे थी जिनका ऑलरेडी ये चल रहा है। अब पॉलिटिसाइज करने के लिए, क्योंकि अब यहाँ पे मसला कोई रहा नहीं, मसला सिर्फ आ जाता है कि भाई रोहिंग्याज यहाँ पे है और उनको कैसे हम पॉलिटिकली एक्टिव कर सकते हैं, सिर्फ भाजपा की साइड से या एलजी गवर्नमेंट की साइड से। अगर वो चाहते हैं इनको यहाँ से बाहर ले जाना या कहीं बाहर, तो एलजी के पास ये पावर्स है या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर्स है, वो ये स्टेप उठा सकते हैं। ये वो स्टेप उठा के या सेंट्रल गवर्नमेंट ये कोई स्टेप उठाए, ये तो उनकी यहाँ पे रखी हुई चीजें हैं जिनको हमें ये ले लेके चलना पड़ता है। और जवाबदेही हमारी स्टेट की बनती है कि भाई उनको पानी या बिजली क्यों नहीं देते हो। तो कहीं ना कहीं ये चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के डोमेन में है ये, और ये सवाल खास करके भाजपा को करना चाहिए कि भाई रविंद्र रैना जी ने बोला कि ये जी 2014 से है ये जी, लेकिन आप हुकूमत देखो यहाँ पे किन की थी। क्या यहाँ की इंटेलिजेंस का फेलियर रहा कि वो असेस नहीं कर पाए? एक बाहर से आने वाले लोग 4 या 5 हजार लोग बाहर से आते हैं, वो असेस नहीं कर पाए। यहाँ की जो पुलिस है, हाँ जब वो बस गए और उसके बाद उनका डाटा आया कि भाई ये इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये एजेंसीज के पार्ट से भी, और खास करके जो पॉलिटिकली एक्टिव लोग हैं जो इसको एनकरेज करना चाहते हैं पॉलिटिकली, तो वो कहीं ना कहीं इनको भाजपा और कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस के उनके खाते में डाल रही है। ऐसा नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमेन है, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी इंटरवीन कर चुकी है। जब ये जगदीप से जानना चाहेंगे, जगदीप सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर स्टेट एक ऐसा सेंसिटिव स्टेट है, यहाँ पर 3 दशकों से लगातार आतंकवाद, और इसमें भी पाया गया। विनोद जी मैं वही बोल रहा हूँ, ये कॉल यहाँ के होम मिनिस्ट्री में है, ये कॉल यहाँ के डिफेंस मिनिस्ट्री में है, ये सारा उनके पार्ट से है। ये उनको कोई ना कोई कंक्रीट स्टेप लेना चाहिए। अगर हम पूरा हिंदुस्तान का विवरण लेते हैं तो उनको चाहिए था, अगर ये यहाँ की हालात ऐसे तो उनको कहीं ना कहीं सेटलमेंट करनी चाहिए थी, जब तक उनका की जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कहीं ना कहीं प्रोसेस अडॉप्ट करो इनको डिपोर्ट करने की। ये मैंने जगदीप जी से पूछा था। जगदीप जी, संवेदनशील है हमारा यूटी, जो राज्य से यूटी बना है, ये वाकई में बड़ा संवेदनशील है। एक एंड पे और दूसरे और आतंकवाद लगातार पाकिस्तान की पूरी निगाह रहती है। आपने कहा कि गरीब गुरबा है, और आप पता है कि गरीब एक कुछ भी कर सकता है अपनी जीविका के लिए, और खासतौर पर अपराध और आतंकवाद। जी
दुनिया के तमाम विकसित हो चुके देशों में जब कोई भारतीय जाता है तो 95% मर्तबा नेशनल असाइलम के नाम पर जो केस बनाए जाते हैं वो झूठे होते हैं. I have seen it personally in the Manhattan. A local political party from Punjab has initiated an office from where you could get a certificate in 2001 कि मैं इस पार्टी से हूँ कि 2 FIR कराइए जहां पर आप रहते हैं और नेशनल असाइलम ले लीजिए. जब आप करोड़ों की तादाद में दुनिया के दूसरे देशों में नेशनल असाइलम के नाम से सिटीजनशिप लेते हैं तब सवाल खड़ा नहीं होता. पहली बात. दूसरी बात मैं फिर से बता दूं, देखिए दुख किस बात का होता है. अब चैनल पर आकर सरेआम झूठ बोलते हैं और आपको लिहाज भी नहीं होता. 2017 में माइग्रेशन शुरू हुआ, आप इसको बदल नहीं सकते. ये म्यांमार की आर्मी का रिकॉर्ड है, ये जितनी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इनका रिकॉर्ड है. आप कैसे कांग्रेस के किसी पूर्व मंत्री पर आरोप लगा सकते हैं जबकि तब ये स्थिति थी नहीं. अब तीसरी बात, मैं यहाँ पर मेरे शिवसेना के भाई बैठे हैं, अक्सर इनकी बातों से सहमत होता हूँ, लेकिन आज मैं इनसे सहमत नहीं. इन्होंने बांग्लादेश का जिक्र किया तो इनको बताना चाहिए कि चिन्मय दास कौन है और क्यों इस खान ने उनको पाक वजह के आरोप में अपनी संस्था से बाहर निकाला था. उसका भी ये जवाब दें और ये बताएं कि जिस पब्लिक अटॉर्नी की बांग्लादेश में हत्या होती है उसके पीछे जो उन्मादित भीड़ थी वो किसकी थी. तो बराए मेहरबानी पहले ये समझिए, आप इसको तुलनात्मक ढंग से मत देखिए. हम इंडियंस हैं और हमें, मैं फिर से कह दूं, मैं फिर बताना चाहता हूं, बराए मेहरबानी 2 मिनट दीजिएगा. क्योंकि आप जब रौनकिया की बात करते हैं वो एक रोग है, मैं मानता हूं, लेकिन आपको उन महिलाओं को देखना पड़ेगा, उन मासूम निर्दोष बच्चों को देखना पड़ेगा. रौनकिया की कॉलोनियों में हजार रुपए में महिलाएं बिकती हैं, ये सच है. और अभी कुछ साथियों ने कहा कि मिलिटेंट एक्टिविटीज में ये इन्वॉल्व रहती. मैं फिर से बता दूं, सुजमा मिलिटेंट अटैक में इनकी भूमिका पर सवाल उठने से स्थापित नहीं हुआ. लेकिन मैं ये भी मान रहा हूं कि ये एक बड़ा सॉफ्ट टारगेट है, ये आने वाले समय में आतंकी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं बड़ी आसानी से. तो बराए मेहरबानी सेंटर में आप हो तो बंद कीजिए ये तमाशा. होम डिपार्टमेंट आपका, यहाँ पर गवर्नर आपका और ये डोमेन आपका, तो तमाशा बंद कीजिए ना. आप इनको कहीं टेम्परेरी कोई कम्युनिकेशन प्रोवाइड कीजिए जहां पर इनकी शिनाख्त कीजिए और वहां पर आप उन तमाम असामाजिक तत्वों को जो गूंज है उनको निकालकर पहले रोड में बाहर कीजिए. महिलाओं और बच्चों का थोड़ा सा ध्यान रखिए और जैसे स्थिति ठीक होती है आप उनको वापस भेज दीजिए. कौन मना कर रहे हैं, लेकिन ये तमाशा बंद कीजिए जो आप कर रहे हैं. अब मैं मनीष जी के पास जाऊंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, लोग क्या छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए. उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया. बेमौसम बारिश आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ. प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा. हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए. अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला. रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं. बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें. www.emfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें. बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं. फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें. स्पॉन्सर्ड बाई गोल्डी मसाले. गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश. गोल्डी मसाले.
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है और मैं मनीष साहनी के पास जाना चाहूंगा। मनीष जी, आपके तर्कों को जगदीप ने पूरी तरह से सिरे से खारिज कर दिया है जी। रहे हैं और हमारी राय भी बहुत बार जो है वो एक साथ मिलती भी रही है, मगर आज मुझे समझ नहीं आया कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया। मुझे तो लगा जगदीप जी भी वही कुछ कह रहे हैं जो मैं कह चुका हूँ। ये भी कह रहे हैं कि आतंकवादी गतिविधियों में वो शामिल रहे हैं, उसकी छानबीन चल रही है, मानव तस्करी में शामिल रहे हैं, मगर उनके साथ ये हमदर्दी क्यों दिखा रहे हैं, ये मेरी समझ से परे है। देखिए, तो कोई भी अगर देश के अंदर अगर बाहर से नाजायज तरीके से यहाँ पहुंच रहा है, और आप ये देखिए जम्मू कश्मीर तो हजारों किलोमीटर दूर है, बांग्लादेश से भी म्यांमार से भी हजारों किलोमीटर दूर वो यहाँ क्यों आकर बस रहे हैं? कोई तो उनका लक्ष्य होगा, कोई तो मकसद होगा। और इनके आने के बाद जैसा कि पुलिस भी बात भी लगातार कहती है कि आपराधिक मामलों में बढ़ोतरी हुई है, मानव तस्करी के मामलों में ये संलिप्त पाए गए हैं। अभी कुछ महीने पूर्व जम्मू कश्मीर पुलिस ने खुलासा किया था कि महिला तस्करी के कुछ केस पकड़े गए हैं, जिसमें जो है रोहिंग्या महिलाओं को जो है वो यहाँ आकर कश्मीर में जाकर बेचा जाता रहा है, और बेचने के बाद वो देश की और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं, मुझे देखना है कि ये भी हमें समझना चाहिए। देखिए, जगदीप जी ने बिल्कुल सही बोला कि केंद्र सरकार के पास भी कोई ठोस नीति बनानी चाहिए इनको बाहर भेजने के लिए, इनको जम्मू कश्मीर की और भारत की सीमा से बाहर धकेलने के लिए। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार के पास कोई नीति नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस उनको अरेस्ट करती है, हमारे सेना के जवान उनको अरेस्ट करते हैं, उसके बाद सिर्फ इसकी खाना पूर्ति पूरी की जाती है कि उनको जम्मू कश्मीर सीमा से बाहर धकेल दिया जाता है। वो कुछ दिन बाद बाहर से फिर दोबारा जो है पंजाब की सीमा से जम्मू कश्मीर के अंदर प्रवेश कर लेते हैं। आप हैरान हो गए कि 20,000 से ज्यादा जो है रोहिंग्यों की तादाद है जम्मू के संभाग के अंदर। और जम्मू ही नहीं, ये रजौरी पुंछ में भी जो है अपने पांव पसार चुके हैं। जम्मू में तो बहुत सारे इनके जो है वो स्थान है जिनके पास आधार कार्ड है। आधार कार्ड ही नहीं, ये तो हमारी स्वास्थ्य योजनाओं का भी जो है वो फायदा ले रहे हैं। हाल ही के अंदर कुछ घटनाएं जो है जम्मू ये बख्शीनगर अस्पताल के अंदर भी, सरकारी अस्पताल में भी सामने आई हमारे पास, जिसमें इन्होंने जो है हमारी स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर भी जो है वो इसका लाभ उठाया हुआ है, रोहिंग्या होने के बावजूद। देश के नागरिक और जम्मू कश्मीर के नागरिक ना होने के बावजूद भी इनके पास ये तमाम सहूलियतें कहाँ से आ जाती है? देखिए, कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से जो है इसकी जांच करनी पड़ेगी। कौन कौन से लोग इसके अंदर शामिल है, कौन इनको जो है यहाँ आकर बसा रहे हैं, उनका लक्ष्य क्या है। हमें जम्मू कश्मीर शांति प्रिय इलाका चाहिए, और बहुत सारी जगह पर ये भी देखा गया कि स्थानीय लोगों से ज्यादा इनको महत्व दिया जा रहा है। जम्मू म्युनिसिपल कारपोरेशन के मेरे पास कई मामले सामने आए हैं जिनमें इनको जो है रोजगार मुहैया करवाया गया है। स्थानीय लोगों को 250 रुपया और इनको जो है 400 रुपया पर डे वहां पर दिया जा रहा है। श्री सरबजीत जी, मुझे समझ से बाहर है कि केंद्र सरकार का ये प्रोरोगेटिव है, तो भाजपा की सरकार है दिल्ली में, कुछ कर लेते आप भी, कुछ करके हमें भी बताते, कुछ किया है रोहिंग्या की डिपोर्ट करने के लिए। देखिए, अगर ये दोनों नहीं कर सकते, मैं 1 मिनट और लूंगा। शिवसेना के कार्यकर्ताओं को 15 मिनट का ही समय दे दीजिए। अगर ये कांग्रेस बीजेपी का तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर नहीं कर सकते तो हम इनको 15 मिनट में जो है वो बाहर धकेल कर दिखा देंगे, ना कि केवल जम्मू कश्मीर सीमा से बल्कि पंजाब के शिवसेना। चलिए, आप भी ओबीसी की तरह अब समय मांगने लगे, ओबीसी के भाई की तरह। चलिए सरबजीत जी, आपसे सवाल पूछा था। विनोद जी, पहले तो बड़ी अच्छी बात है कि आजकल कांग्रेस और जो उद्धव का ये दल है, ये आपस में एक दूसरे की मुखालफत कर रहे हैं। पहले तो ये दोनों मिले होते थे, खैर इनको पता चल गया कि ये जो रोहिंग्या हैं ये 15-18 साल से हैं यहाँ पर बैठे हुए, और आज रोहिंग्या के लिए तो हमदर्दी कांग्रेस के प्रवक्ता को दिखाई दे रही है, लेकिन वहाँ पर बांग्लादेश में कैसे हिंदुओं को द्वार के वहाँ मारा जा रहा है। अभी मैंने जिम्मेदार का जिक्र किया, हम लोग आए थे देश पर बात करो, क्या हो रहा है इनको फिक्र नहीं है। तमाशा आप बन रहे हैं, यहाँ के बच्चे हैं, यहाँ हिंदुओं का नाम लेकर बंद कीजिए ये तमाशा, इसकी देन है। और इनको वहाँ पर कोई हमदर्दी नहीं है, वहाँ क्या किया जा रहा है। आप कांग्रेस की आई थी कि कैसे वहाँ, और ये बांग्लादेश के लोग हैं ज्यादा। देखिए, बांग्लादेश का जवाब तो बीजेपी को भी देना पड़ेगा। ये यहाँ पर बताया बांग्लादेश ही नहीं, कनाडा में, अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, उसका जवाब बीजेपी को भी देना पड़ेगा।
अब सुन लीजिए, अच्छी बात है, शिवसेना अच्छी बातें करने लग पड़ी है, शायद महाराष्ट्र के रिजल्ट का असर है। हम तो शुरू से ही अच्छी बातें करते हैं, हो गई है कि हमारे लिए हमेशा देश और हिंदू हमारा देश का नायक बरोबर है, जनता करो, लोगों ने बता दिया है, अच्छी बात है। बनी हुई सरकार की बातें जो बाला साहब ने जो नींव पत्थर रखा था शिवसेना का, आपको दोबारा वो बातें आज याद आ रही हैं। और यहाँ पर जो रोहिंग्या को हमदर्दी करने वाले लोग हमने कभी नहीं भूली, आप लोग जरूर भूल गए हो बांग्लादेश के आगे सिर्फ हथियार डाल दिए हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपने बड़े अच्छे तथ्य रखे सानी साहब, और मैं आपके साथ हूँ, अच्छी बात है। इससे पहले हमेशा आप कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते थे, तो शायद महाराष्ट्र के लोगों ने आपको सबक सिखा दिया। अब आप ऐसी बातें जो सही बातें हैं, जो सही शिक्षा है, जो सही आपका वो था मैनिफेस्टो था, और जिस आधार पे बाला साहब ने ये पार्टी बनाई थी, आप उससे भड़क गए थे। और आज आप सही रखते और सही बातें कर रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है। इसलिए मैं कम बोल रहा था कि सानी साहब को कम से कम ये तो पता चला कि कांग्रेस ने क्या किया यहाँ 70 साल से, और खास करके ये 20 साल का, ये कोई 2018 में नहीं आए, ये पिछले 18-20 साल से रोहिंग्या यहाँ है, और रोहिंग्या के साथ बांग्लादेशी बहुत सारे लोग हैं। और जितना भी क्राइम जम्मू में बढ़ा है, इनके आने के बाद बढ़ा है पिछले 20 साल से। इससे पहले कोई क्राइम नहीं होता था, चोरियां, डकैतियां, ड्रग्स के मसले, और खास करके जम्मू कश्मीर इतनी सेंसिटिव स्टेट है, यहाँ पर तो बिल्कुल सिक्योरिटी को अलो नहीं करना चाहिए, और इमीडिएटली इनको यहाँ से बाहर निकालना चाहिए, और ना कि हमदर्दी दिखानी चाहिए। हम इनके कनेक्शन लगा रहे हैं, हम इनको देखिए, हम खुद ही बता रहे हैं कि यहाँ आयुष्मान कार्ड के इन्होंने फायदे लिए 5 लाख रुपया। तो ये बहुत सारी बातें हैं, और नेशनल कांग्रेस को भी निसार भाई आपसे जानना चाहते हैं, आप ये मानते हैं कि ये सुरक्षा को खतरा है, कहीं इन्वॉल्वमेंट भी पाई गई है, ये भी सारी चर्चा हो रही है, क्राइम रेट में भी जो इजाफा हुआ है उसमें भी रोहिंग्या का है। मुझे लगता है इस पर सियासत ना करते हुए इसको डिपोर्ट कैसे किया जाए, वापस कैसे भेजा जाए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। देखो विनोद जी, सबसे बड़ी चीज मैंने पहले ही कहा कि ये जो रेफ्यूजी कन्वेंशन है या इसका प्रोटोकॉल की जो हमारी 1959 की, इवन तो हम सिग्नेटरी नहीं रहे इसमें, लेकिन तब भी इसमें डोमेन जो है एक्शन टेकन। देखो, आप जब बात करते हैं तो यहाँ तक कि इमोशंस नहीं है। यहाँ भाजपा के हमारे प्रवक्ता बोल रहे हैं कि इनको ये करना चाहिए, इनको ये करना चाहिए, करेगा कौन? सबसे क्वेश्चन है, करेगा कौन? करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, करेगी यूनियन गवर्नमेंट, करेगी होम मिनिस्ट्री। दे हैव टू फॉर्म ए कंक्रीट जो प्रोसेस है, इनको कैसे सेटलमेंट किया जाए, कहाँ कहाँ सेटलमेंट है। इन्होंने बोला ये 20,000 यहाँ पे है। टोटल जो गवर्नमेंट का डाटा है हिंदुस्तान में इस वक्त 40 से 50,000 है, और जिसमें सिर्फ 4,000 से 4,500 जम्मू कश्मीर में है, ये हैदराबाद में है, ये दिल्ली में है, ये नूह में है। तो मैंने कहा कि ये जो जम्मू कश्मीर है सेंसिटिव स्टेट है, यहाँ पे सिक्योरिटी लैप्सेस जो है जिनकी वजह से ये कहीं ना कहीं अखबारों में रहते हैं। तो ये डोमेन किसका है? जो ये बोल रहे हैं ना कि 15-16 साल से रह रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपका पिछले म्युनिसिपैलिटी का डाटा देख लो, 2017 के बाद इनका यहाँ पे आना शुरू हुआ, सेटलमेंट शुरू हुई, इनको यहाँ एज एन ह्यूमैनिटेरियन। आप देखो उनके बहुत से यूनाइटेड नेशन के जो रेफ्यूजी हाई कमीशन है जम्मू दिल्ली में, उनके कार्ड्स हैं और गवर्नमेंट उनको रिकॉग्नाइज कर रही है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमेन है, ये स्टेट या यूटी गवर्नमेंट का नहीं है, ये एसजी के हाथ में है। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेवारी इनको लेनी पड़ेगी। और मैंने कहा कि ये पॉलिटिसाइज इस चीज को, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये हमारे हिंदुस्तान और खास करके जम्मू कश्मीर की जो स्टेट है उसको मद्देनजर रख के ये चीजें देखनी पड़ेगी, और यूनियन गवर्नमेंट को इससे कॉल लेनी पड़ेगी। इफ दे वांट अ सिक्योर एंड जिसे यूटी हम बोलते हैं, सिक्योर यूटी चाहिए, यहाँ के लोगों को सिक्योरिटी चाहिए, तो उसके लिए यूनियन गवर्नमेंट को कॉल लेनी चाहिए। अब वैसे फारूक साहब ने, मैंने आपको पहले ही बोला कि बयान दिया, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रखे हुए यहाँ पे है। हमारे पास तो इस रिफ्यूजी कन्वेंशन का कोई डोमेन ही नहीं है। ये तो हमारे 2 लॉज के तहत हिंदुस्तान में पासपोर्ट एक्ट है और फॉरेन एक्ट है, और दोनों एक्ट में इनको इलीगल इमिग्रेट कहा गया है। लेकिन डिस्पाइट ऐसा क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट इसमें कोई कॉल नहीं ले रही है, इसमें कोई सेटलमेंट या कोई प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं कर रही है। इसको तो यूनियन गवर्नमेंट को भाजपा
की जो सरकार को उसको देखना पड़ेगा कि ये क्या है। ये आ जाके इस हर चीज को पॉलिटिसाइज करना, आज तक तो पिछले 10 सालों से अगर ये चाहते तो इसमें कुछ ना कुछ करते। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ इफ्तार में आई तो आज इनको याद पड़ा कि इनको पानी और बिजली का हिसाब देना पड़ा। इन 10 सालों में भी तो पानी चलता था इनको, इन 12 सालों में भी तो बिजली आती थी, इन 12 सालों में भी तो इनको राशन चलता था। तो कहने की बात विशाल भाई, जब हर कोई चीज रिफॉर्म में करना हर चीज पड़ता है, को एक्शन सियासत लेना नहीं पड़ता करना। है, तो उस वक्त ही किया जाता है। अब अगर एक्शन ले रही है गवर्नमेंट तो आपको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि आपके कैबिनेट मिनिस्टर आकर किस तरह की स्टेटमेंट दे। आपने विनोद जी मैं आपको काट रहा हूँ, आपने कौन सा ऑफिशियल ऑर्डर देखा कि भाई ये जो रेफ्यूजीज हैं, ये जो रोहिंग्याज है, इनका ये कनेक्शन काटा जाए। दीज आर द पॉलिटिकल टैक्टिक्स। आपने मीडिया में देखा, आपने सिर्फ कहीं ऑफिशियल ऑर्डर दिखाओ, एवरीबॉडी विल स्टैंड विद दैट। आप दिखाओ यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑर्डर आता है कि भाई ये इलीगल इमिग्रेंट्स है, इनको ये चीजें की जाए, ये तो पॉलिटिकली सारा मोटिवेटेड है। इस वक्त हम हुकूमत में है तो कल दिल्ली यूनियन सरकार ये पूछेगी कि भाई आपने किस ज़ाब्ते के तहत इनका ये पानी का कनेक्शन काटा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से उठ के, ये देखो जहाँ पे नेशन की सिक्योरिटी की बात आती है विनोद जी, वहां पे हमें जो अपने छोटे छोटे मफादात को छोड़ के पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के बात करनी पड़ती है। इसलिए कि जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो मुझे लगता है हर यहाँ पे बैठे हुए मुझे इसे एंडोर्स करेंगे कि हर पार्टी के प्रवक्ता को उससे ऊपर उठ के बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल भाई ये नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू है और इसमें नेशनल लेवल की जो प्रोसीजर है अडॉप्ट करना पड़ेगा और यूनियन गवर्नमेंट को इसमें कॉल लेनी पड़ेगी और उसको कहीं ना कहीं सेटलमेंट के लिए या डिपोर्ट के लिए या कोई ना कोई प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा। जगदीप जी, आपकी बातों से लगा कि आपने कहीं ना कहीं बांग्लादेश को जस्टिफाई किया, बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको जस्टिफाई किया, रोहिंग्या को डिफेंड किया। जगदीप जी। विनोद जी, देखिए मैं बड़ा मेहरबानी, मैं इतना बड़ी ईमानदारी से मानता हूँ कि आप जरूर इस बात की तह तक जाने की मादा भी रखते हो, काबिलियत भी रखते हैं, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बांग्लादेश में केवल इतना कहा कि वहां पर अगर अल्पसंख्यकों पर हमले हुए हैं तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ आवाज बुलंद होनी चाहिए, लेकिन जो अभी मौजूदा परिस्थितियां हैं जिसमें जिनमें राष्ट्र का मैंने जिक्र किया उसकी मैंने बैकग्राउंड आपको बताई और मैंने बताया कि कैसे एक वकील की हत्या होती है जिसके बाद ये हालात बिगड़ते। एक तो ये मुद्दा है। दूसरी बात ये है विनोद जी, मैं थोड़ा सा लीड से हटकर आपको एक चीज बताऊं। Years ago, I carried a story in which there is a colony which is just a stone's throw from the railway station, Jammu. So you could see the bartender in that colony and a goon named Khalid. He was such a goon that he used to forcibly ask the people if they would like to enter in that colony, they will have to pass that barricade. फिर उसके बाद रैंपेज हुआ, 2 कॉलोनियों में आग लगी, कितनी कुलियां उनके जो घर है वो खाक हुए, उसके पीछे भी जमीन एक कारण था। तो ये वो चीजें हैं जो बताती हैं कि जरायत की दुनिया में रोहिंग्या की जो भूमिका है वो संदिग्ध है, इसको कोई दो राय नहीं। अब मैं मुख्य 3 सवाल पूछता हूँ। महाराष्ट्र में क्या हुआ उसको छोड़ दो, वो वहां के एक गांव ने आपको बता दिया आपके पैरों के नीचे से मिट्टी जो है ना वो निकाल दी हो, तो उस पर बात मत करो, मुद्दे पर आओ। सत्ता में आप, मरकज में आप, पब्लिक डोमेन आपका, पिछले 8 सालों से आप कुछ कर नहीं पाए और आज जब आपको लगा कि एक मर्तबा फिर अडानी के इश्यू को आपने इस तरह से उससे ध्यान भ्रमित करना है लोगों का, तो कभी 50,000 रुपए की गड्डी संसद में दिखा के बात की जाती है, कभी संभल करवा दिया जाता है और कभी महाराष्ट्र में लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। तो बराए मेहरबानी रोहिंग्या पे मेरे 3 पॉइंट है, बड़े साफ शब्दों में बोल रहा हूँ। पहला, टेम्परेरी एक जगह लोकेट करके उनको वहां पर आप रिहेबिलिटेट कीजिए तब तक जब तक कि आप उनकी बातचीत का कोई समाधान नहीं निकालते। दूसरा, जो नकली दस्तावेज बने हैं, आप इतने नपुंसक हैं, आप इतने निठल्ले हैं कि आपकी सरकार के होते अगर उनके आधार कार्ड बने हैं या उन्होंने आयुष्मान योजना के तहत कोई फायदा लिया है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर एक नंबर पर 7,000 लोगों का इलाज आयुष्मान में हो सकता है तो रोहिंग्या भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसी ही कालाबाजारी पूरे देश से आपने बनाई हुई है।
तो दस्तावेज जिसने बनाए हैं उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। वो कोई अधिकारी है, वो कोई पॉलिटिशियन है, वो गेम इन द गेम। तीसरी बात, महिलाओं और बच्चों की बात मैं फिर कर रहा हूँ। आप छोड़ दीजिए कि वो मुसलमान है, मुस्लिम पुष्टि करने की नीति को छोड़ दीजिए। महिलाओं और बच्चों का कम से कम, ये हमारा ट्रेडिशन है विनोद जी, 1000 रुपए में जब एक औरत की अस्मिता को बेच दिया जाए जगदीप जी, और वो आपके इलाके में हो, तो कैसा लगेगा? आप यानी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी संभल जाने को बहुत ही वो है, उत्सुक है, लेकिन कभी आपने बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसका जिक्र नहीं किया खुल करके। आप नकाल देते केंद्र सरकार को। राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट के अंदर पहले दिन ये बोला था, कमाल है, कांग्रेस पे आपसे तो ये तवक्को नहीं है विनोद जी। राहुल गांधी जी ने बड़े साफ साफ शब्दों में कहा, मैं फिर दोहरा दूं, किसी भी अल्पसंख्यक के खिलाफ किसी भी देश में अगर जाति होती है तो वो मानवता का कत्ल है, और अगर बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना मोदी सरकार का धर्म बनता है, जो वो नहीं कर रही है। कसूरवार हम नहीं है, सत्ता में ये लोग बैठे हैं और ये इल्जाम हम पर लगाएंगे। जिसकी खिलाफ आपने कहा कि विनोद जी आपसे ये तवक्को नहीं की जा सकती है, लेकिन आप पूरी प्रोसीडिंग देखेंगे, अडानी के इर्द गिर्द ही सारी प्रोसीडिंग रही है। जो प्रोटेस्ट आपके हुए हैं, 2300 करोड़ की रिश्वत उसने हिंदुस्तानियों को दी है। अडानी, ये दो इशू आप रहे हैं जी, इसी देश में दी है 2300 करोड़ की रिश्वत। विनोद जी, कौन जवाब देगा जी? सरकार ने करोड़ों रुपए का लोन अडानी वाला का माफ किया, क्यों वो मोदी जी के फॉर्म लिखकर अडानी की बात नहीं करने देते? क्यों अडानी का नाम लेने पर संसद जो है वो बंद कर दी जाती है? क्यों अडानी पर इस देश में कार्रवाई नहीं होती? कौन है अडानी? क्या अडानी कहना चाहते हैं मनीष जी? जी देखिए अब जो मैं कहने जा रहा हूँ शायद अब बीजेपी के प्रवक्ता को अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो ये कहने जा रहा हूँ कि अगर अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है, हमारे बीजेपी के जम्मू संभाग से भी दोनों सांसद हैं, लगातार 3 बार जीत चुके हैं। ये रोहिंग्या के ऊपर कोई सख्त कानून बनाने को लेकर क्यों नहीं संसद के अंदर उनकी भी आवाज गूंजती हुई सुनाई देती? क्यों नहीं उनको जम्मू कश्मीर से बाहर निकालने की आवाज सुनने को दिखाई देती? 29 यहाँ विधायक भी जीत कर आए हैं, वो भी आवाज बुलंद करे ना जम्मू कश्मीर के ऊपर। बिल्कुल एमपी के प्रवक्ता की बहुत अच्छी बात थी कि हमें पार्टी स्तर से ऊपर उठकर अपने जो है जम्मू कश्मीर को बचाना है, देश को बचाना है, रोहिंग्या को बाहर निकालना है। विदेश नीति यानी सरकार की विदेश नीतियों में विदेश में भारत का रुतबा बढ़ा है, लेकिन बांग्लादेश में जो हो रहा है उससे लगता नहीं है मुझे। जी सरबजीत जी। जी विनोद जी, बिल्कुल सही बात आपने कही कि आज जो बांग्लादेश में वहाँ हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, और आप देखिए 1947 में कितने हिंदू थे पाकिस्तान में, कितने हिंदू बांग्लादेश में थे, कितने हिंदू अफगानिस्तान में थे, आज वहाँ पर घट के क्या परसेंटेज रह गई है। और अभी आपने जो बांग्लादेश पर बात कीजिए ना, बांग्लादेश पर भी बताइए। तमाशा देखा है और हजारों की तादाद में हिंदुओं की हत्याएं की, औरतों के साथ जबरन किया गया, और पूरा देश आज देख रहा है। और आपने देखा कल सांबा में हमने बहुत बड़ा विरोध किया है, हजारों की तादाद में लोगों ने विरोध किया है। लेकिन बांग्लादेश में बात करो, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 जो हमारे हिंदू हैं, जो हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है हिंदू के बांग्लादेश में, अत्याचार नहीं हुआ तो सत्ता में कौन है? और जो सरकार किसकी है? जो कंफ्यूज फॉरेन सरकार कांग्रेस की है। जो बात कर रहे हैं ना, इनकी फॉरेन पॉलिसी कंफ्यूज है। ये आप लोगों को हमारे कनाडा से हमारे जो आप लोगों को कमीशन थे वापस भेजे गए दिखाई देते हैं। और मैं समझता हूँ कि कोई भी ब्याह यहाँ के रोहिंग्यों पे और बांग्लादेशियों पे नहीं आनी चाहिए। रोहिंग्यों के साथ यहाँ बांग्लादेशी बहुत ज्यादा तादाद में है जो वहाँ से आए हुए हैं, और जितना क्राइम यहाँ पर हो रहा है आज जम्मू में, यहाँ ड्रग माफिया जो चला रहा है, क्योंकि इजीली बहुत आसानी के साथ ये दिख जाते हैं, क्योंकि गुर्बत जो है सब कुछ करवाती है। तो ये सारा जो खेल है, जितना भी जम्मू कश्मीर में आज माहौल खराब हो रहा है, ये सब इनकी वजह से हो रहा है।
और यहाँ जो नई सरकार आई है ये इनको यहाँ सपोर्ट कर रही है, आपके पास चलिए आखिरी सवाल निसार भाई, आपके आखिरी सवाल ये निसार भाई आपके आखिरी सवाल है कि क्या कभी नेशनल कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने ये कहा कि पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है अन्याय वो नहीं होना चाहिए? आपने हमेशा वकालत की बात कीजिए पाकिस्तान के साथ, आपने देखा कितने कम संख्या कितनी कम हो गया। विनोद जी मैं बताता हूँ, आपने इस कॉन्टेक्स्ट को दूसरे तरीके से ले लिया। अगर मैं आपको ये बताऊं कि हिंदुस्तान में 1959 से लेके आज तक कितने ही रेफ्यूजीज आए। आप देखो तिब्बत से आए, आप देखो बांग्लादेश से आए, आप देखो अफगानिस्तान से आए, लेकिन ऐसा भाजपा को क्या है आज तक दिल्ली में रहे हुए रोहिंग्या से बात नहीं है, इसमें हरियाणा में रहे हुए रोहिंग्या से बात नहीं है, दिल्ली में सबसे ज्यादा इसमें ड्रग का तस्कर चलता है, लेकिन वहाँ पे भाजपा के 7 MP हैं, कोई बात नहीं कर रहा है। क्या ऐसा क्या है यहाँ पे? बेसिकली जब से सरकार इनके हाथों से चली गई है, ये सरकार का हिस्सा नहीं बन पाए, निसार भाई बातें हो रही है। निसार भाई समय का अभाव है, निसार भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जगदीप जी आपको समय नहीं मिला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सरबजीत जी आपका भी, मनीष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संवेदनशील मुद्दा है, ये सेलेक्टिव इशू है, इस मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिएगा नमस्कार।